हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस फ्लक्चुएशन। कीमतों में उतार चढ़ाव किसके कारण होता है, इसका मतलब होता है कीमतों में उतार चढ़ाव। कीमतों में उतार चढ़ाव को समझने के लिए हम एक पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या कि मनी सप्लाई जब बढ़ जाती है, मनी सप्लाई मार्केट में जब बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड जब बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। अब प्राइस बढ़ेगा लेकिन मनी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा हमने सामान्य कीमत स्तर जीपीएल जनरल प्राइस लेवल इसके बारे में पढ़ा था। तो इसको समझने के लिए इस नोट को देखते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति यानी कि मनी सप्लाई में वृद्धि हो जाती है तो लोगों की क्रय शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किंतु मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है उसमें गिरावट आ जाती है, कमी हो जाती है। इसको समझने के लिए एक ये जो है उदाहरण द्वारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। ये यहाँ पे यही है, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा और मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो मौद्रिका लेते हैं, वस्तु का भाव लेते हैं और खरीदी गई वस्तु की मात्रा को ही वास्तविक आय कहा जाता है और मुद्रा की क्रय शक्ति कहेंगे। तो इसको देखते हैं। ये मान लीजिए मौद्रिक आय 100 रुपये है, 100 रुपये और किसी भी वस्तु का कीमत मान लीजिए एक आलू है और आलू 10 रुपये केजी है मार्केट में। तो 100 रुपये में हम लोग कितना खरीदेंगे, 10 केजी खरीदेंगे। फिर आगे अगले पड़ाव में 100 रुपये है मौद्रिक आय, लेकिन यदि प्राइस बढ़ के 20 रुपये हो जाता है तो यहाँ पे घट के वास्तविक आय या खरीदी गई वस्तु की मात्रा कितनी हो जाती है, 5 केजी हो जाती है। और फिर 100 रुपये है और फिर से प्राइस यदि बढ़ता है तो 25 रुपये केजी यदि हो जाता है तो ये हम 4 किलो ही खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी, वैसे वैसे मनी की वैल्यू गिर जाएगी। यानी कि ढेर सारा पैसा लेके मार्केट में हम जाएंगे लेकिन सामान कम मिलेगा। मनी की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी, उसी को ही कहेंगे मनी वैल्यू, यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति, मनी ऑफ वैल्यू। खरीदी गई वस्तु की मात्रा और वास्तविक आय भी इसे ही कहते हैं, जो हमारी खरीदी गई वस्तु की मात्रा है। एक उदाहरण से इसको समझ लेंगे। यदि मौद्रिक आय दुगनी हो जाए, यदि मौद्रिक आय दुगनी हो जाए तो वस्तु और सेवा की कीमतें भी दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक निश्चित समयावधि में, मान लीजिए एक निश्चित समयावधि में किसी वस्तु के किसी की मौद्रिक आय दुगनी हो जाती है और वस्तु और सेवा की कीमत भी दुगनी हो जाती है तो उस समय वास्तविक आय यानी कि इसकी बात कर रहा है पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है अपरिवर्तित होगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए मौद्रिक आय यहाँ पे मैंने कहा कि दुगनी हो जाए, तो यहाँ पे मौद्रिक आय दुगनी हो जाती है 200 रुपये। 200 रुपये यदि हो जाए निश्चित समय पर और वस्तु का भाव भी दुगना हो जाए यानी कि कीमत भी दुगना हो जाए, यहाँ पे भी ये मान लीजिए कि 10 से 20 रुपये केजी हो जाता है। तो 200 में 20 रुपये केजी के हिसाब से कितना खरीदेंगे, 10 केजी ही खरीद पाएंगे। तो ये क्या हुआ, अपरिवर्तित होगा। आशा है इस उदाहरण से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली रीडिंग हम लोग देखते हैं। कीमतों के बढ़ने का अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव यानी कि बैड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में जब कीमतें लगातार बढ़ती जाती है तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की कीमतों का बढ़ना यानी कि मुद्रास्फीति, कीमतों में निरंतर वृद्धि को क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की जब स्थिति अर्थव्यवस्था में हो जाती है तो उस समय क्या होता है, उस समय लोगों के खर्च बढ़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब कीमतों में वृद्धि होगी तो लोगों का जो व्यय पहले कम होता था अब लोगों का व्यय बढ़ जाएगा, खर्च ज़्यादा हो जाएगा। जब खर्च ज़्यादा होगा तो बचत कम हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी। और जब बचत कम होगा तो निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट में कमी हो जाएगी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उत्पादन, बचत का वह हिस्सा, निवेश इसे कहते हैं। उत्पादन का वह, बचत का वह हिस्सा, बचत का वह हिस्सा जो उत्पादन कार्य में लगे, उत्पादन कार्य में लगे, उसे ही हम लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में कमी हो जाएगी, उस इन्वेस्टमेंट में जब कमी हो जाएगी तो उत्पादन में कमी हो जाएगी। उत्पादन में कमी के कारण रोजगार में कमी हो जाएगी और रोजगार में कमी से बेरोजगारी में वृद्धि होगी और गरीबी में भी वृद्धि हो जाएगी। उत्पादन में कमी, उत्पादन का सीधा सा संबंध ग्रोथ से है यानी कि वृद्धि से है, समृद्धि से है। तो उत्पादन में जब कमी होगी तो ग्रोथ में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की बचत का एक बड़ा हिस्सा जो है घरेलू क्षेत्रों से आता है। तो जब बचत ही नहीं होगा, तो बचत नहीं होगी तो उत्पादन में वृद्धि कहाँ से होगी, हम लोगों की अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट कहाँ से होगा।
तो जब बचत में वृद्धि हो जाती है, जब बचत यहाँ से आई है, जब बचत बढ़ जाएगा तो निवेश में बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी। इसी इन्फ्लेशन का जो बुरा प्रभाव है अर्थव्यवस्था पर, इसको कम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आती है। आगे हम लोग देखते हैं कि मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या क्या होता है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये आएगा, क्योंकि बाद में जब हम एमपीसी पढ़ेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसको ध्यान से याद करिएगा। वस्तु और सेवा की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है। किस स्थिति में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की स्थिति में वस्तु और सेवा की कीमतों में क्या होती है, निरंतर वृद्धि होती है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति यानी कि मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और लोगों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। वस्तु और सेवा की मांग में वृद्धि हो जाती है। मुद्रा का मूल्य यानी कि मनी की वैल्यू या मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आ जाती है। अभी हमने देखा था इसको। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या आती है, मुद्रा का संकुचन यानी कि डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, मुद्रास्फीति की ठीक विपरीत स्थिति होती है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन में होता है मनी की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाता है, प्राइस भी कम हो जाता है। परिभाषा देखते हैं, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में निरंतर गिरावट आती है तो इस अवस्था को मुद्रा संकुचन कहते हैं। वस्तु और सेवा की कीमतों में निरंतर जब गिरावट देखने को मिलता है तो इस स्थिति को ही मुद्रा संकुचन यानी कि डिफ्लेशन कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति यानी कि मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, मनी सप्लाई होगा यहाँ पे, मनी सप्लाई में कमी हो जाती है, लोगों की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है और मांग में कमी हो जाती है और फिर कीमतों में कमी हो जाती है और आ जाता है डिफ्लेशन वाली स्थिति। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कीमतों में कमी, कीमतों में जब वृद्धि अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ पे कीमतों में कमी हो रही है तो अच्छी बात है ना, लेकिन नहीं। हमने आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था जीपीएस यानी कि जनरल प्राइस लेवल, जीपीएल के बारे में बताया था। ये 4% ±2 होता है। इसके ऊपर यानी कि प्राइस में वृद्धि होगी, यदि प्राइस बढ़ रहा है यानी इन्फ्लेशन वाली स्थिति होती है तो भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती। और इस लेवल के नीचे, जीपीएल जनरल प्राइस लेवल के नीचे यदि प्राइस गिर रही है लगातार तो ये भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि दोनों अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, मुद्रास्फीति भी और मुद्रा संकुचन भी। तो ये क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं कि मान लीजिए मुद्रा संकुचन और मुद्रा स्फीति दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो। एक क्वेश्चन है कि मुद्रा संकुचन, मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन यानी कि डिफ्लेशन में से अर्थव्यवस्था के लिए कौन ज़्यादा अच्छा है। अर्थव्यवस्था के लिए किसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन्फ्लेशन को। मुद्रास्फीति जो है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है, लेकिन वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए। ये जी.एम. किन्स ने बताया था, द ग्रेट अर्थशास्त्री जे.एम. किन्स ने बताया था, जे.एम. किन्स ने बताया था। और एक नोट में एक चीज़ और लिख लेंगे कि आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि का संबंध नियंत्रित मुद्रास्फीति से होता है, यानी कि 4% ±2 से होता है। और यदि मुद्रा संकुचन से जोड़ के देखें, मुद्रा संकुचन अर्थव्यवस्था के लिए क्यों खराब है या क्यों बुरा है, तो मुद्रा संकुचन क्या होता है, मुद्रा संकुचन बाद में चलकर ज़्यादा दिन तक यदि रहता है तो ये मंदी का रूप ले लेता है, यानी कि डिप्रेशन का रूप ले लेता है, डिप्रेशन का, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब होता है।
यदि ये नियंत्रित यदि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन रहता है तो ये कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है, प्रोड्यूसर के लिए भी अच्छा है और आर्थिक विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है नियंत्रित मुद्रास्फीति को। आगे हम लोगों ने मुद्रा संकुचन में क्या देखा था? मुद्रा संकुचन में जब कीमतें गिर जाती हैं, जब कीमतें घट रही होती हैं मुद्रा संकुचन में, तो मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मनी की वैल्यू बढ़ेगी, मनी की वैल्यू बढ़ेगी और रियल इनकम भी बढ़ जाएगा, वास्तविक आय भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस बात को याद रखिएगा इसके आगे अगले वीडियो में।